नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। 2024 चुनाव की जो पूरी लड़ाई है वो बहुत करीब आ गई है और अगर आप जो हालात देखें, जिस तरीके का नैरेटिव बन रहा है, उससे ऐसा लगता है फिलहाल कि मोदी जी का पलड़ा भारी है और विपक्ष कहीं ना कहीं हल्का पड़ता जा रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें मोदी जी के खिलाफ में भी जाती हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज के खिलाफ जो वो करते हैं। विपक्ष के पीछे जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको पीछे लगा दिया है, विपक्ष को डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो क्या ये एक इवन प्लेइंग फील्ड है? क्या ये बराबरी की लड़ाई है, या फिर मोदी जी अपनी ताकत से, अपने सत्ता से किसी भी दम पर ये चुनाव लड़ने की स्थिति में दिख रहे हैं? आज हमारे साथ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी मौजूद हैं और हमारे साथ। थैंक यू सो सो मच फॉर जॉइनिंग। सत्यपाल जी को अक्सर आप सुनते रहते हैं और मोदी सरकार की नीतियों के घोर आलोचक भी हैं। सत्यपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, मैं आज विपक्ष से शुरू करना चाहती हूँ कि विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। आप देखिए कि ममता बनर्जी का कल एक बयान आया कि कांग्रेस 40 सीटों से ज़्यादा जीत नहीं सकती है, तो वो कहीं ना कहीं अलग हो गई हैं। उधर आप अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी एक अकेली लड़ाई लड़ती हुई नज़र आ रही है। तो जो पूरा एक ख्वाब बुना गया था कि इंडिया अलायंस मिलकर एक चुनाव लड़ेगा, वो स्थिति अभी कहीं ना कहीं डगमगा गई है। वो हुई है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो देखा है, जब जब देश में तब्दीली हुई है वो पार्टियों के करने से नहीं हुई। उसमें जनता खड़ी हो जाती है, सड़क पे आ जाती है और सरकारें बदल जाती हैं। वो स्थिति आज भी है। अपोजिशन ज़रूर आलसी है, अब अपना काम नहीं कर रहा है। जिन सवालों पे उसको लड़ना चाहिए नहीं लड़ रहा है। जिसे मैंने पुलवामा का इशू उनको दिया था, उसको पिकअप ही नहीं किया उन्होंने। तो ओपोजिशन में भी कहीं कोई कमी है जिसका मैं कारण नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन देश में तब्दीली पार्टियों से नहीं हुई, जनता से हुई। जब जनता उठ खड़ी होती है, सड़कों पे आ जाती है, विद्यार्थी सड़कों पे आ जाते हैं, तो सरकारें बदल जाती हैं। वो लेकिन स्थिति आज है। आपने कहा कि आप महसूस कर रहे हैं कि विपक्ष की कमजोरी कहाँ पर है? क्या है विपक्ष की कमजोरी? विपक्ष की कमजोरी यही है कि वो इश्यूज पे नहीं लड़ रहा है। दूसरे विपक्ष जो है वो कमरों में बैठने के लिए नहीं होता, वो सड़क पे होना चाहिए था। हम्म। इस वक्त सारे विपक्ष को लड़ाई में सड़क पे होना चाहिए, ताकि उसके साथ किसान, नौजवान सब लोग कूद पड़े। वो विपक्ष नहीं कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी ने विपक्ष के हाथ बांध दिए हैं? विपक्ष एकजुट कहाँ से हो, कहाँ से विपक्ष सड़क पर नजर आए? अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया जाता है, या फिर अरविंद केजरीवाल की पूरी तैयारी है कि किसी भी समय अब वो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो विपक्ष को एकजुट होने का तो मौका ही नहीं मिल रहा है मोदी सरकार से। देखिए, विपक्ष को ये इंतज़ार नहीं करना है कि मोदी आके उनको पहलवान बना देंगे या बादाम का दूध पिला देंगे। उनकी अपनी ड्यूटी है। जो उनकी अपनी ड्यूटी है वो नहीं कर रहे हैं, उससे वो कमज़ोर नज़र आते हैं। लेकिन सर, मुझे ये बताइए कि मोदी जी का काट नजर नहीं आ रहा है अभी दूर दूर तक। अगर विपक्ष कमजोर है या विपक्ष जिस देखिए, तरीके से ये मुद्दे नहीं जो उठा रहा जो है। आपका आर्ग्यूमेंट है, मोदी मोदी के मुकाबले कौन, ये सारा तर्क मोदी के पक्ष का तर्क है। कोई ज़रूरत नहीं है मोदी के मुकाबले कौन। जितने देश में परिवर्तन हुए हैं उसमें शासक के मुकाबले कोई नहीं था, इंदिरा के मुकाबले कोई नहीं था। कभी जब तब्दीली हुई है किसी के मुकाबले कोई नहीं था। लड़ाई थी जनता बनाम डिक्टेटर, और जनता जीत जाती है। तो आज जनता तैयार है लड़ने के लिए। लेकिन जनता तो राम में हो चुकी है, मोदी में हो चुकी है। ऐसा नहीं मानता मैं, ना जनता राम में। राम उनका बिलीफ है, वो सुबह शाम उसका नाम लेते हैं। किसान जैसे जाट हैं, मेरे गांव में 15,000 की आबादी है, 300 साल पुराना मंदिर है, सिर्फ 3 आदमी घंटा बजाने जाते हैं। वो उनका इंडिविजुअल बिलीफ है। तो उस तरह का राम में नहीं हो गया कि वो राम की वजह से मोदी के हो गए हों, ऐसा नहीं। लेकिन अभी दूर दूर तक अगर आप देखें, आप जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद मोदी जी की एक लंबी चौड़ी स्पीच हुई, उन्होंने कहा कि देखिए अब तो राम ही पूरे भारत की आत्मा हो गया है। और तमाम जो उस तरीके की बातें हुई, और सबको ये लग रहा है कि जो 2024 का प्रचार और प्रसार था
मोदी जी ने राम मंदिर के उद्घाटन के साथ शुरू कर दिया उसको, हम्म। और वो नैरेटिव और वो मोमेंटम अब बन गया है जिसमें कि बीजेपी को लग रहा है कि अब वो 400 का आंकड़ा पार करेगी। वो बिल्कुल उनकी गलतफहमी है। राम के नाम पे इस देश में अभी भी वोट नहीं है। राम के नाम पे आस्था है, राम को लोग मानते हैं। किसान के तो घट घट में राम है, उठता है राम राम करता है, बैल खोलता है तो राम राम करता है, हल चलाता है तो राम का नाम लेता है। उसका मतलब मोदी नहीं है। राम एक अलग चीज़ है, राम में विश्वास एक अलग चीज़ है, और मोदी की नीतियाँ और मोदी का चलन अलग चीज़ है। मैं नहीं समझता कि उसका इनको जितना ये समझते हैं उतना बेनिफिट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। लेकिन अभी मोदी जी की अगर मैं बात करूं खासकर, तो मोदी जी अभी हिंदुत्व के आधार पर बहुत ज़्यादा इस समय और खासकर राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को एक तरीके से हिंदू राजा साबित कर दिया है। हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी बन गया है। कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी बन चुका है। कहाँ जाएंगे माइनॉरिटीज? किस तरीके की भावना आपको लगता है कि मोदी जी ने देखिए, अब उनमें कर दी है? ना तो माइनॉरिटीज़ में कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया है राम मंदिर से, और ना ही हिंदुओं में सुपीरियरिटी आई है। हिंदू समझते हैं राम है, हमारे हमारे बीच में है, पहले भी थे, ये कहाँ से ले आए राम को? हम तो राम में पहले थे। तो ये जो नैरेटिव है ये हम लोग बना रहे हैं, ये नैरेटिव है नहीं। लेकिन जो मोदी जी की नीतियां हैं, मोदी जी अभी भी जिस तरीके से, जो अभी आप देखिए बजट का अनाउंसमेंट हुआ, बजट में ये कहा गया कि देखिए हम भारत को 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये जो अलग अलग नए नए रोज जुमले वो फेंके तो जाते हैं। भाई उनका काम है ये करना, हमारा काम है उनकी काट करना या उनको निरर्थक साबित करना। दिक्कत यह है कि ओपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए था। लेकिन अगर ऑपोजिशन नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा? जनता करेगी, और जनता करती रही। पिछले 4 दशकों में मैंने 3 बार जनता को खड़े होते हुए देखा है। अभी आपने देखा था कि झारखंड में जिस तरीके से, झारखंड के पहले, बल्कि मैं बिहार की आपसे बात करना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार का जो पूरा रोल रहा है, पहले इंडिया गठबंधन के वो एक तरीके से सूत्रधार बने, सूत्रधार बनने के बाद वो ऐसे बड़े पलटी राम बन गए कि क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में? मैं नहीं कहूँगा, चूँकि वो मेरे जूनियर रहे लोक दल में और साथी हैं, पर मैं उन पर व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूँगा। पर ये अच्छा नहीं था कि कहाँ तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, बने थे, शिकायत कर रहे थे, मेरा नाम नहीं लिया, और कहाँ तुम अगले दिन पलट गए। तो वो अच्छा काम उनका, मेरे यहाँ बहुत बिहारी लोग काम करते हैं, सब गाली दे रहे हैं, सब कह रहे हैं कि सब गलत किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि वो बीजेपी की नीतीश गोद में जाके बैठ गए? नीतीश इसके बाद नीतीश का अध्याय खत्म हो जाएगा। लेकिन क्यों लगता है कि क्यों उन्होंने पलटी मारी? उसका कारण क्या है? क्या वो दबाव में थे? क्योंकि कोई दबाव मजबूरी नहीं, थी? ये जो पद है ये बहुत बड़ा लालच होता है, और ये हमने देखा इस देश में बड़े बड़े लोग पद को बचाने या पद पाने के लिए या पद को कायम रखने के लिए बहुत बार पलटते हैं। लेकिन नीतीश के बारे में बार बार कहा जाता है कि वो पलटी कभी भी मार सकते हैं, और अभी भी हो सकता है कि एनडीए को छोड़ के वो वापस फिर से ऑपोजिशन में चले जाएं जब विधानसभा के चुनाव पास आएंगे। उनके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश के एनडीए में जाने के बाद विपक्ष का जो पूरा गठबंधन है उसको एक धक्का लगा है? कमजोर हुआ, खासतौर से बिहार में कमजोर हुआ। तो अब अगर बिहार में विपक्ष कमजोर हो गया है, ममता बनर्जी अपनी लड़ाई लड़ रही है, ममता देखिए, बनर्जी ने, ममता बनर्जी कुछ ही कहे, अपनी स्टेट में तो वो जीत के आने वाली हैं। कांग्रेस और नो कांग्रेस, ममता बनर्जी बड़ी तादाद में जीत के आएगी, तो उनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाकी क्षेत्रीय दल है, ठीक है, ममता बनर्जी अपने स्टेट में अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन अब जैसे यूपी है, वहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस की बात हो रही है कि ये लोग साथ में हो जाएगा वो ठीक, ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-4 सीट का है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इस समय लड़ाई में कूदी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हो गई है राहुल गांधी की, और वो एक अलग टैंजेंट पे चल रही है, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि मेन सूत्रधार कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस बराबर जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही। तो आपको लगता है कांग्रेस में कहीं ना कहीं बहुत नहीं, भारी? कांग्रेस में राहुल गांधी तो अच्छा काम कर रहे हैं, और उसका असर भी हो रहा है जहाँ जहाँ वो गए हैं। जिस तरह का क्राउड उनको मिला है, आसाम वाला तो डर ही गया था, अपने यहाँ नहीं आने दे रहा था। बाकी स्टेट्स में
मेघालय जैसी स्टेट जहाँ 5,000 की मीटिंग मैंने कभी होते नहीं देखी। मोदी भी गए थे, अमित शाह भी गए आप तो थे। मेघालय में रहे भी हाँ, हैं। 3 सीट थी, इनकी 2 रह गई थी, दोनों गए थे। लेकिन वहाँ राहुल गांधी को देखने लाखों की तादाद में आए। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कश्मीर में मैंने देखा बारिश में, बर्फ पड़ती में, सारा श्रीनगर बाहर निकल आया था राहुल को सुनने के लिए। हुँ। राहुल गांधी से तो आपकी मुलाकात भी हुई है। जी, जी। आपकी क्या राय है राहुल गांधी के बारे में? जिस दिशा में वो चल पड़े हैं, वो सही दिशा है कांग्रेस के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 तो उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उसकी बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। दूसरे, एक निस्वार्थ भाव से जब वो लड़ रहा है, उसका असर हो रहा है लोगों में। सत्यपाल साहब, मैं अब आपके बारे में भी थोड़ा बात करूँगी, फिर बाकी और मुद्दों पे आऊँगी कि आपकी सिक्योरिटी विथड्रॉ कर दी गई। जी, आप पूर्व राज्यपाल हैं। जी। एक नहीं मेरे कई। मेरे कलम से, मेरी चिट्ठी से 370 हटी थी। हुँ। तो मैं तो एक सिटिंग टारगेट हूँ पाकिस्तानियों के लिए, टेररिस्ट के लिए। लेकिन मेरे पास एक सिपाही है इस वक्त सिर्फ। पूरी सिक्योरिटी विथड्रॉ कर ली, जबकि Z+ सिक्योरिटी थी मेरी। लेकिन मोदी जी आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? अमित शाह आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? जब 370 की फाइल पे साइन कराना था, तो उस समय तो वो आपके अब पास आए। सीरियसली तो ले रहे हैं, जब मेरा इतना नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं कि मर जाए, इसकी सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लो, ये तो सीरियसली लेना ही हुआ। नहीं, सीरियसली कहाँ अमित नहीं ले शाह रहे एक हैं। कार्यक्रम में थे, जब उनसे पूछा गया आपके बारे में, तो पुलवामा वाले इंसिडेंट पर जो आपने कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो राज्यपाल थे, तब तक तो उन्होंने कहा नहीं ये बात। अब वो अपनी, मैंने कहा उनको अपनी याददाश्त खुरचनी चाहिए। मैं तो सेम डे 1 घंटे के बाद बोला था पुलवामा है की घटना घटने के, और मैं तब गवर्नर था, तभी बोला था। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप चुप रहिए, मैं तो बोला था। लेकिन आपको मोदी जी ने उस समय क्यों चुप कराया था? चुप इसलिए कराया था कि उन्होंने अगले ही दिन से पुलवामा को पॉलिटिकली यूज़ करना शुरू कर दिया अपने हक में। क्योंकि मैंने ये कहा था कि हमारी गलती से हुआ, और जो हुआ भी था। उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे और होम मिनिस्ट्री ने नहीं दिए। तो वो सारी बात खुलती, कुछ लोगों के सर लुढ़कते, तो उन्होंने कहा कि नहीं चुप रहिए। मैं समझा ये कोई जांच करेंगे, आज तक कोई जांच नहीं की। अगले दिन से बोलना शुरू कर दिया कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिएगा। लेकिन मोदी जी की ये जो प्रवृत्ति है कि हर चीज को एक राजनीतिक कार्यक्रम में बदल देना, चाहे वो पुलवामा हो, आप खुद ये कह रहे हैं कि पुलवामा जब हुआ उसके ठीक अगले दिन उनको पॉलिटिकली इस चीज को भुनाना था। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसको भी उन्होंने राजनीतिक पर्पस के लिए पूरा भुना लिया। अब इसको आप कैसे रोक सकते हैं? और अगर नहीं, मंशा यही है। नहीं रोक सकते। इसकी तो काट हमारे कार्यक्रमों में होनी चाहिए। मोदी जी तो किसी भी चीज़ का इतना बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट करते हैं जितना कोई नहीं करता। हमको भी करना चाहिए। मोदी जी मुर्दों पे बैठ के रोटी खाते हैं। वो हर बुरे से बुरी घटना को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोदी जी के इस कैरेक्टर पे आप क्या कहेंगे सत्यपाल साहब? बहुत सीरियस आपने ये लाइन बोली है कि मोदी जी मुर्दों पर बैठकर रोटी खाते हैं, और ये चीज़ सबको दिख रही है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अब वो अपने अपने कर्तव्य हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो करेंगे, और जनता उसका नोटिस ले रही है, मेरा ऐसा अंदाज है। नहीं, लेकिन अब ये 3 राज्यों के जो चुनाव हुए, उसमें कहाँ जनता ने नोटिस लिया? वहाँ तो झोली भर-भर के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मशीन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि ये जो ईवीएम्स में जो धांधलेबाज़ी है, ये होती है? 100% होती है। देखिए, जहाँ चिप होगी दुनिया में, दैट इज़ मैनेजेबल। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ईवीएम्स में धांधलेबाज़ी ना हो, तो मोदी जी चुनाव जीत नहीं सकते? नहीं जीत सकते, मैं गारंटी करता हूँ। ये हटा दें ईवीएम को। लेकिन मलिक साहब, अभी जिस तरीके से ईवीएम्स को लेकर शोर मच रहा है, एक बड़ा जन सैलाब हमने भी देखा कि उमड़ा था, और लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। चीफ जस्टिस के पास तक लोग गए कि भाई चुनाव आयोग इसको लेकर संज्ञान नहीं ले रहा है, और सारे ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी के लोग सब इस चीज़ को लेकर लिख रहे हैं। अब आपको लगता है कि एक बड़ा जन जागरण का अभियान इससे उत्पन्न हो सकता है ईवीएम्स को लेकर? हो सकता है, लेकिन होता हुआ लग नहीं रहा अभी। होना चाहिए। इनको ये तय करना चाहिए अपोजिशन को कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे अगर ईवीएम इस्तेमाल हो। दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। दुनिया में सब जगह कागज़ से इलेक्शन होता है।
आपने कहा कि हम इलेक्शन विपक्ष बॉयकॉट कर दे, लेकिन विपक्ष क्या ये कर सकता है? तब तो मोदी जी के लिए बिल्कुल साफ मैदान है, नहीं आप जाओ करते, जो भी चाहो करो। एक बार होगा, इतना आसान नहीं है कि विपक्ष बाइकाट कर दे, चुनाव जीत कहते हैं हम जीत गए। नहीं, अगर विपक्ष बॉयकॉट कंप्लीटली ये चुनाव बॉयकॉट कर देता है तो क्या होगा? ये होगा कि चुनाव नहीं होगा या फिर उनकी बात मानी जाएगी। और ये विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा आपके हिसाब से? विपक्ष पता ही नहीं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मुझे पता है पर मैं नहीं बोलूंगा। सर लेकिन विपक्ष को जगाएगा कौन इस समय? देखिए, हालात ही जगाएंगे, हमारे जगाने से तो जाग नहीं रहा है। लेकिन कमी कहाँ रह गई है विपक्ष में? आपको लगता है जैसे कि एक दो कारण जो आपको देख के लगता है कि विपक्ष वाकई में वहां पर कमजोर है, क्या कारण आपको लगता है? मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, मैं आपको प्राइवेटली बता दूंगा। देखिए, इस देश में वो लड़ सकता है जो एक कमरे के मकान में रहता हो। जिसने दौलत पैदा कर रखी है वो नहीं लड़ेगा। विपक्ष में भी वही कमजोरी है कहीं कि माले इस पे बैठे रहो, झगड़ा मत मोल लो। मोदी से फकीर लड़ेगा, राजा नहीं लड़ेगा। लेकिन मलिक साहब कितने फकीर हैं? है ही नहीं, कहाँ है? आप लड़ रहे हैं। लोहिया जी को मैंने देखा, 2 धोती कुर्ता होते थे उनके पास और 2 किताबें, एक सूटकेस जो 250 रुपए का आता है आज। उसी में देश बदल दिया उसने। आपको लाखों लोग सुनते हैं, आप क्यों नहीं चुनाव में कूद रहे हैं? चुनाव लड़िए आप भी। नहीं, मुझे ऑफर हुआ 2-3 जगह से पार्लियामेंट लड़ने का, लेकिन अब मेरे को तो एक तो बहुत रुपया चाहिए, दैट काइंड ऑफ मनी मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। तो विपक्षी पार्टीज भी आपको नहीं दे रही हैं उसके लिए पैसे? विपक्षी पार्टियों ने मुझे ऑफर किया, वो पैसा भी दे देंगी, पर मेरे बस का नहीं है। मैं कब से, मैं पहली बार एमएलए हुआ था 74 में, और अब तक इतना सफ़र मैंने कर लिया, अब औरों को करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। सर आप एक नहीं कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। अभी झारखंड में देखे किस तरीके से सरकार को डिस्प्लेस कर दिया गया। हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए, उसके बाद चंपाई सोरेन का नाम तय हो गया कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन फिर भी राज्यपाल ऐसा लग रहा था कि इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई आदेश का। डायरेक्शन मिल जाए। ऐसा होता है कि ऐसा होता है, मैंने नहीं माना कभी उनकी डायरेक्शन, लेकिन आपको आदेश देते थे मोदी जी? आदेश मोदी ने नहीं दिया, पर इशारतन उनका आदेश होता था, ये कर लो वो कर लो, मैं मानता ही नहीं था। जैसे कि जब ये असेंबली डिसॉल्व करने की बात आई तो ये लोग उसको चाहते थे। जम्मू कश्मीर की आप कह रहे हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर में क्या नाम है उसका, किसी खास आदमी को चाहते थे, उसके पास 5 एमएलए थे। मैंने पूछा, उसने कहा साहब मेरे पे तो 5 एमएलए हैं, पर मेरी ओथ करा दोगे तो मैं मेजॉरिटी कर लूँगा। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, उसकी ओथ नहीं करा। और ये बात मोदी जी को पता थी? उनको पता थी, बिल्कुल मालूम थी। और वो जो उनसे व्यक्ति आप मैंने- जिसकी बात उनसे- कर रहे हैं वो मोदी जी का करीबी था? करीबी नहीं, ब्लू आइड बॉय था उनका। उनका नाम आप उजागर कर वो सकते ये हैं? चाहते थे कि हम डायरेक्शन ना दें, ये उसकी ओथ करा दे। तो वो उस व्यक्ति ने आपको इशारा दिया था? डायरेक्शन मांगी, इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अरुण जेटली को भेजा, वो गए। इसके बावजूद इन्होंने कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दी, सिर्फ ये कहा कि भाई जो ठीक समझो वो कर लो। आप उस व्यक्ति के नाम का खुलासा कर सकते हैं? नहीं, वो ठीक नहीं है, वो कर लेकिन चुका हूं मैं आप पहले। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का वो ब्लू आइड बॉय था, उसके पास केवल 5 एमएलएस का समर्थन था, वो चाहता था कि आप उसकी ओथ करा दें और फिर वो मेजॉरिटी। हॉर्स ट्रेडिंग कर दे। मैंने नहीं किया, असेंबली खत्म कर दी मैंने। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो खरीद फरोख्त है, हॉर्स ट्रेडिंग है, ये मोदी जी की सरकार का ये काम करने का बिल्कुल एक तरीका है? ये मैं नहीं कहना चाहता, लोगों को समझना चाहिए। नहीं, लेकिन सर कई राज्यों में इस तरीके का देखा गया ना। हो रहा है। लेकिन ये तो एक पैटर्न बन गया है ना सर, हर जगह तोड़ो सरकार, गिराओ। ये तो पूरे देश की राजनीति का एक सिंपल सबक हो गया है। और राज्यपाल उसमें मोहरा बन गए हैं। राज्यपाल तैयार रहते हैं इस्तेमाल होने के लिए। लेकिन कोई राज्यपाल मुंह क्यों नहीं खोल पाता है मोदी जी के खिलाफ? उन आराम से रह रहे हैं। राज्यपाल के कितने मजे हैं आपको क्या पता, आप तो आई नहीं कभी राजभवन में। मैं तो रहा 6 जगह ये गई थी हमारी बेटी, इसको पता है। क्यों उस आराम की लाइफ में कोई क्यों ठोकर मारेगा? आपको कभी रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि राजभवन हमने छोड़ दिया अपने बेबाकी की वजह से? मैं तो
वो तो छूटना ही था, लेकिन मुझे कभी कोई पछतावा नहीं होता। मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ छोड़ने। किसानों वाले पे भी जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया, मैंने 10 दिन सोचा। मुझे इशारतन कहा गया कि उपराष्ट्रपति हो जाओगे। मैं कहा यार कुछ नहीं, अपने लोग बॉर्डर पे पड़े हैं, मैं यहाँ राजभवन में रह रहा हूँ, लानत है, मैं जाऊँगा। इस्तीफा जेब में लेके आपको गया। उपराष्ट्रपति का ऑफर दिया था क्या और कभी? किसी ने ऑफर, मैं किसका नाम लूँ, भाई इशारतन कही जाती हैं चीज़ें। तुम तो उपराष्ट्रपति बनने वाले हो यार, तुम क्या कर रहे हो बखेड़ा। लेकिन मैंने कहा मेरे लोग बॉर्डर पे भूखे प्यासे पड़े रहें और मैं आराम से रहूं, ये मेरे बस का नहीं है। मैं इस्तीफा जेब में रख के गया और मैंने, एक मंत्री है, उनसे कहा कि मैं आज इस्तीफा देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ना खुद मत देना, मांगे तो दे देना। तो मैं गया और मैंने इनसे कहा कि साहब ऐसे ऐसे इन लोगों से आप बात कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं यार चले जाएंगे ये। फिर मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये बिना बातचीत के चले जाएंगे। तब मैंने थोड़ा तल्ख हुआ और मैंने कहा साहब इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ। फिर मैंने सिखों का बताया। मैं कहा सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जाटिए तो अकबर की कबर उखाड़ लाए थे फतेहपुर सीकरी से। इन लोगों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती, बातचीत कर लीजिए। वो नहीं करी। 2 महीने बाद माफ़ी मांग के वो कानून वापस लिए इन्होंने। मोदी जी का और आपका जो संबंध था हमेशा से तो खराब नहीं था ना नहीं, मैं तो लेकिन इनका बड़ा प्रशंसक था जब ये गुजरात में थे। फिर उसके बाद क्या गड़बड़ हो गई? अचानक से क्या हो गया? प्रशंसक से इतने बड़े आलोचक। किसानों वाला वही एक टर्निंग पॉइंट था, तो वहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पाए। मैं रोक नहीं पाया। इनको ये पसंद नहीं था कोई बोले। इन्होंने मेरे से पूछा तुम्हें क्या हो गया। मैं कहा देखिए ऐसा है, मैं किसान राजनीति से आया हूँ। चरण सिंह के साथ मैंने काम किया है। चरण सिंह ये कहते थे कि जब अपने वर्गों का सवाल आए तो जो चाहो वो छोड़ दो, पर उसको सवाल को मत छोड़ो। तो मेरी ये मजबूरी है। इन्होंने उस वक्त नोटिस नहीं लिया उसका। 2 महीने बाद लिया, माफ़ी मांग के, हमसे गलती हुई, हम समझा नहीं पाए या नहीं। लेकिन किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ उसके पहले भी बहुत सारी नीतियों पर मोदी सरकार की आलोचना होती थी, तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा नहीं बोला। तो क्या जो इनके काले कारनामे थे मोदी सरकार के, उससे आप वाकिफ थे, लेकिन क्योंकि आप उनके साथ थे इसलिए तब नहीं तक बोल रहे कोई थे? बड़ा काला कारनामा नहीं था। किसान आंदोलन जो है वो टर्निंग पॉइंट था। उसमें जो इनका एटीट्यूड था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। आपने कई बार मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है, लेकिन अगर आपके असेसमेंट के बारे में मैं पूछूं, तो अगर मैं ये कहूं कि मोदी सरकार के कुछ काले कारनामे जो आपके हिसाब से लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गलत हुए हैं, वो आपके हिसाब से क्या है? सबसे ज़्यादा तो किसानों वाला ही था, और उसके बाद तो अब रोज हो रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देखिए अब तो देश की 4 कास्ट्स हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब, ये 4 कास्ट उन्होंने कही है अभी, जिसको कि निर्मला सीतारमण ने बजट में भी इस बात को लेकर बोला कि देखिए हमारे जो देश की 4 जातियां हैं वो यही हैं। तो उसमें किसान भी शामिल हैं। तो किसानों का जो प्रेम दिखाते हैं मोदी जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको कोई किसानों से प्रेम नहीं है। किसानों की आय घटी है पिछले 10 साल में। किसानों की टोटल पूंजी घटी है। किसानों का नुकसान हुआ है। उनके पक्ष में कोई काम नहीं हुआ किसी भी तरह। लेकिन किसानों के तो बहुत बड़े हितैषी बनते हो। उसका क्या कहना है, वो तो पता नहीं अपने को क्या क्या कहते हैं। भगवान के नज़दीक हैं। राम मंदिर के दौरान तो उनको विष्णु अवतार बताया गया था। उनकी कई तस्वीरों में उनको भगवान राम की तरह दिखाया गया था कि वही भगवान राम हो गए हैं। उस पे क्या कहेंगे? इतना वो जो छवि, वो अपनी छवि से जो इतना उनका जो प्रेम है। उनको अपने से बहुत मोहब्बत है। और वो शिजोफ्रेनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें आदमी खुद से इश्क करने लगता है, वही स्थिति है। नार्सिसिज्म। हाँ। लेकिन क्या ये मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि वो अपने आप से ही बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं? कमजोरी भी है, उनकी स्ट्रेंथ भी है। लोग उनके जो गुलाम हैं वो और उसको हवा देते हैं। लेकिन क्या ये सही बात है? कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने अभी किताबें लिखी हैं, जैसे अनिल स्वरूप की एक किताब आई है, इनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मोदी जी की कई नीतियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं थी। उसमें से डीमोनेटाइजेशन एक था,
ब्यूरोक्रेसी का उन्होंने क्या कर दिया है? आप तो राज्यपाल रहे हैं, आपको पता होगा कि ब्यूरोक्रेसी और जो केंद्र सरकार के बीच का जो इंटरैक्शन है वो कैसा रहा है। तो क्या ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने बिल्कुल अपने तलवों के नीचे दबा दिया है या ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकते? क्योंकि बार-बार वो ये हवाला देते हैं कि भई हम स्कीम्स का अगर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हमारी ब्यूरोक्रेसी अच्छी है, इस वजह से हम कर पा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स दबा-कुचला महसूस करते हैं मोदी जी के राज्य में, कैसा है? आपको आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, आप जितना नज़दीक जाएंगे ब्यूरोक्रेसी के तो पाएंगे कि ब्यूरोक्रेट खुद तैयार रहता है तलवे के नीचे जाने के लिए। ब्यूरोक्रेट अपने बेनिफिट के लिए कोई भी गुलामी स्वीकार कर लेता है, रिवोल्ट नहीं करता है। लेकिन मोदी जी का रिवोल्ट, ऐसा लगता है कि कोई भी रिवोल्ट मोदी जी के खिलाफ खड़ा होता है, उस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है या दब जाता है वो वो। तो नेचुरल है, किसी के खिलाफ होगा वो दबाएगा, लेकिन आप दबने के लिए तैयार होंगे तभी तो दबाएगा। आप नहीं दबना चाहेंगे तो नहीं दबा सकते। लेकिन आपकी ज़िंदगी का क्या हश्र किया है मोदी जी ने? मेरी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं तो आज़ाद हूँ इस वक्त, कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पद मुझे चाहिए नहीं था कोई। लेकिन आपसे जो मिलने-जुलने लोग आते हैं उन पर मोदी जी की बहुत नज़र रहती है, मोदी सरकार की नज़र रहती है। कोई नहीं डरता, हम तो उन इलाकों से आते हैं जहाँ सदा बगावत होती रही है, और जाट नहीं डरते इन चीज़ों से। कभी आपके मिलने-जुलने वालों को कोई धमकी नहीं मिली, कोई सीबीआई रेड नहीं हुई उनके ऊपर? मेरे 2-3 कारिंदे जो मेरे नीचे काम करते थे, उन लोगों के फ़ोन-वोन लिए, उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई घबराया नहीं, कोई डरा नहीं, सब डटे हुए हैं, सब मेरे साथ हैं। लेकिन उनके पीछे इसीलिए पड़े क्योंकि वो आपके हाँ, नज़दीक थे। मेरे साथ थे। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि आपके हाँ, संपर्क में 4-6 हैं? लोग हैं जी। अच्छा। तो क्या एक वो मोदी सरकार आपको संदेश देने की कोशिश करती है? देखिए, मुझे संदेश तो इसी से दे दिया कि मेरी सारी सिक्योरिटी विथड्रॉ कर ली, लेकिन मैंने उस संदेश को लिया नहीं, मैं उसके खिलाफ रिवोल्ट कर गया। मैंने फिर सिक्योरिटी मांगी भी नहीं, ये समझते थे गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, कहेगा साहब सिक्योरिटी दे दो। मैंने कहा मेरे पे हमला करा कि देखें, 4 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, घूस भर देंगे इनका। लेकिन आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जाट ही मुसीबत करेंगे मोदी जी के लिए? क्यों नहीं करेंगे? वही लड़ाकू कौम है, वो तो करेंगे ही। तो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा डेंजर मोदी जी के लिए अगर आएगा तो वो जाटों से आएगा? उत्तर भारत से ही आएगा पूरे। लेकिन समूचा उत्तर भारत अगर आप देखें तो वो तो केवल और केवल बीजेपी के ही गुण गाता है, मोदी जी के ही गुण गा रहा है इस समय। नहीं नहीं, कहीं नहीं गा रहा, आपको लग रहा है। आप जरा घूमो, जाके गांव में जाओ, माँ बहन की गाली देते हैं इनको। ये क्या है, आपकी जो लेडी है, जो मोदी की फ्रेंड भी कही जाती है, वो स्मृति ईरानी, मुजफ्फरनगर के एक गांव में गई थी, दौड़ा दी गांव वालों ने, गांव के बाहर निकाल दी पत्थर मार मार। मोदी के पक्ष में गई थी 2-3 महीने पहले। ये अभी 2-3 महीने पहले की आप बात अभी बता अभी रहे की हैं। बात है। क्या वो समय आ गया है अब कि मोदी जी के जो मंत्री हैं उनके लिए वाक़ई में जनता के बीच अब रोष शुरू हो गया है? बहुत गुस्सा है, हेट्रेड है, वो जाते भी नहीं है कहीं गाँव में। तो मोदी, आप कहते हैं कि मोदी जी के मंत्रियों ने जनता के बीच में जाना बंद कर दिया है। करीब करीब। लेकिन वोट पड़ता है तो बीजेपी को ही पड़ता है, लेकिन रोष जनता में दिखता है। ये जो विरोधाभास है दोनों के बीच का, उसका देखिए, कारण वोट क्या है? तो अभी आएगा, कह नहीं सकते क्या होगा वोट का, लेकिन लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, एंगर है हर तरह का, और ये इच्छा है उनकी कि इनको हटाएं। लेकिन सर, जब भी ये इच्छा की बात आती है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना है कि भाई देखिए मोदी जी का ऑल्टरनेटिव कौन है? मोदी जी से लोकप्रिय, मोदी जी से डायनामिक, इस तरीके की बातें लोग करते हैं कि भाई मोदी जी का ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, तो लोग थक मार के बीजेपी को ही वोट करेंगे और मोदी जी आएंगे। देखिए, ऐसा पहले भी हुआ है। एक ज़माना था कि इंदिरा गांधी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता था, और जब वोट पड़ा तो इंदिरा गांधी का पता नहीं चला, खुद भी हार गई, बेटा भी हार गया। तो ये एक बनाया हुआ परसेप्शन है कि मोदी की पलट कौन है। मोदी के मंत्रिमंडल में पलट है, गडकरी मोदी से 100 गुना बेहतर है। आपको और कौन लगता है कि जो मोदी जी से ज़्यादा बेहतर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है बीजेपी में? गडकरी इज द बेस्ट। लेकिन गडकरी जी को तो किनारे कर दिया गया है। किनारे करने से होता नहीं ना, गडकरी इज वेरी मच देयर ही। वो पब्लिक परसेप्शन में भी हैं, लोग उनके बारे में बात भी करते हैं, संघ में भी उनकी पकड़ है,
और मैं बता रहा हूँ ये हटेंगे। अगर ये मुझे एक मिनिस्टर ने कहा कि सतपाल भाई इनको 200 पे ले आओ, हम ही हटा देंगे, ये जब हटेंगे। आप कह रहे केंद्रीय मंत्री ने कहा? केंद्रीय मंत्री ने कहा। और किस प्रोफाइल का वो मंत्री था? हाई फाई? हाई प्रोफाइल का। मतलब उसने कहा कि 200 पे ले आओ, हम हटा देंगे। उस वक्त जब ये हटेगा तो गडकरी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी एक चर्निंग है, एक Of बेचैनी course, है बेचैनी मोदी जी है, की वजह से। थिंकिंग है, समझदारी है इस तरह की कि यार इसको हटाओ। आप संघ के संपर्क में हैं? संघ में? मैं तो नहीं हूँ। जो संपर्क में है संघ के, उनसे मेरी बातचीत हो जाती है। तो उनका क्या मानना है? संघ में मोदी जी को लेकर किस तरीके की भावना है? संघ में दो तरह की भावना है। जो फायदा उठा रहे हैं इनका, वो तो इनके पक्ष में है, बाकी लोग इनके विरोध में हैं। सरसंघ चालक इनके पक्ष में नहीं है। राम मंदिर के दिन जिस दिन भाषण हुआ था मोहन भागवत का, तो उस दिन भी मोहन भागवत ने मोदी जी को आईना दिखाने की कोशिश किया था और कहा था कि इस जोश में होश की बात करने वाला मैं ही हूँ और मुझे ही आईना दिखाना चाहिए। और उन्होंने उस दिन कहा कि देखिए समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए और किसी भी विवाद से हमें बचना चाहिए। उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा, इशारों इशारों में, बिना नाम लिए, कि सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं करनी चाहिए, औरों की भी चिंता करनी चाहिए। मुझे क्योंकि वो भाषण बहुत अच्छे से याद है, हमने उस दिन एक वीडियो भी किया था उनके भाषण का। तो क्या इशारों इशारों में भागवत ने क्या कहा है मोदी से? भागवत इनके खिलाफ है। भागवत ने इन्होंने डिनर के लिए बुलाया था, ही डिक्लाइंड और वो चले गए। उन्होंने कहा मुझे तो जाना है। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था? 2 महीने पहले की अच्छा। बात है। तो मोदी जी अब इसका मतलब कि ये है कि मोदी जी का जो कद है वो कहीं ना कहीं संघ से ज्यादा ऊंचा हो गया, इसका मतलब? नहीं, ऊंचा तो नहीं हो गया, पर संघ पावर है उसके पास। यही पावर आप मेरे ड्राइवर को दे दें, वो भी ऊंचा हो जाएगा संघ से। इस देश में जिसपे ताकत होती है उसके सामने लोग दंडवत हो जाते हैं। लेकिन इस ताकत का अंत आप कहां पर देखते हैं और कौन सा फैक्टर इस ताकत की अंत करेगा? एरोगेंस, जो घमंड है, उसमें लोग इनके खिलाफ रिएक्ट करेंगे और इनको खत्म कर देंगे। कौन सा कोई ऐसा मुद्दा आपको दिखता है जो कि मोदी जी के खिलाफ इस समय जा रहा है? क्या क्या वो फैक्टर हो सकता है? सारे काम मुझे ही करने हैं। जो लोग हैं वो भी तो सोचेंगे क्या चीज़ है इनके खिलाफ जा रही है जो। लेकिन आप तो जनता के बीच में भी जाते हैं, जनता से आपका संपर्क होता है। जनता जब अपने प्रॉब्लम्स आपको बताती है, तो सबसे वो बड़े और जो पेनफुल मुद्दे हैं वो क्या हैं आपके हिसाब से जनता के बीच में? एक तो यह है कि किसानों की कोई पूछ नहीं है, उनके मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी है, नौजवानों के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ब्यूरोक्रेसी पे कोई लगाम नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ किसान नेताओं से मेरी भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अब फिर से एक बड़ा आंदोलन किसानों का हो रहा है, शुरू हो रहा 13 है। तारीख को आ रहे हैं पंजाब के किसान। 13 फरवरी को? अच्छा, तो वो कितना बड़ा आंदोलन रहेगा? कुछ हो वैसा ही सकता जैसा है हमने? पहले से बड़ा हो जाए। अच्छा, तो उसका कारण क्या है सर? कारण ये कि इन्होंने झूठ बोला जब वो वापस लिया था। हाँ। तो इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, और एमएसपी पे इन्होंने ये चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वो अडानी को सूट नहीं करती एमएसपी। ये जो अदानी का आपने नाम लिया, जी। और अदानी को लेकर अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उनको क्लीन चिट भी दे दी है। अदानी, हर सेक्टर में अदानी का नाम है, लेकिन अदानी के खिलाफ जो बोलता है तो उसका काम निपटा दिया जाता है। अदानी और मोदी के रिश्ते पे आपको क्या कहना है, जिस तरीके की खबरें हमने देखी हैं? देखो, आप अगर बेपढ़ी होती, समझदार ना होती तो मैं बताता। सब जानते हैं क्या रिश्ता है, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहती हैं आप? सर, अदानी की बात हम कर रहे थे और आपने कहा ये भी कि किसानों का आंदोलन दोबारा शुरू हो रहा है 13 तारीख से। तो क्या ये मंशा बिल्कुल साफ हो गई है मोदी जी की कि कृषि सेक्टर को कंप्लीटली कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाए? देखिए, 2 चीज़ें साफ हैं। एक तो ये खेती को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि इसको फिर वो उनको ठेके पे दी जा सके खेती। और फौज को तो कर ही दिया। ये जो आया है अग्निवीर, उसके बाद कौन 4 साल के लिए मरने जाएगा? तो ये किसान और फौज, यही 2 ताकत थी इस देश में। इन दोनों को ये रिडंडेंट करना चाहते हैं। ये होंगी नहीं, रिवोल्ट भी यही करेंगी, लेकिन इनकी नीयत ये है। आपने फौज की बात कही कि ये जो अग्निवीर है, इस तरह से किस तरह से फौज का नाश एक तरीके से किया है, और आपने कहा कि इन्हीं में से विरोध के सुर भी निकलेंगे। तो क्या अब वो समय आ गया है कि अग्निवीर स्कीम लागू करने के बाद अब आर्मी के ही लोग अब सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे?
हो गए हैं, बहुत जगह हुए हैं। और आप देख लीजिएगा कि अग्निवीर के विरोध में इतना बड़ा आंदोलन हुआ मुजफ्फरनगर में, बुलंदशहर में, अलीगढ़ में। वो तो इन्होंने फिर किसी तरह उसको संभाला, लेकिन उसका बहुत रिएक्शन है। लेकिन गोदी मीडिया अब होता है, और जिसको दिखाना होता है वो दिखाता भी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखाता है। हमें मीडिया के बारे में भी आपसे बात करनी है कि मीडिया ने जिस तरीके से मोदी जी का महिमा मंडन किया है, उनको भगवान बना दिया, ये कह दिया कि वो बिल्कुल गलती करते ही नहीं हैं। कल एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा है जिसमें कि मीडिया की, गोदी मीडिया की खिल्ली उड़ाई है एक तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और कहा है कि किस तरीके से महिमा मंडन किया गया, और जो चाइना का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, इनकम इनइक्वालिटी की जो इश्यूज हैं वो नहीं उठाता भारतीय मीडिया। उस पर भी तो कुछ बोलिए सर, गोदी मीडिया का नहीं जो नहीं, पूरा रोल है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो इश्यूज हैं वो तो रेज ही नहीं करता मीडिया। गैर बराबरी का है, बेरोजगारी का है, नौजवानों के इश्यूज हैं, ये अग्निवीर का सवाल है, एमएसपी का सवाल है। इनमें किसी पे भी ये मीडिया नहीं बोलता है। सिर्फ जो मोदी को सूट करती हैं उन बातों को बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग समझते हैं। आप देखो, लोग टीवी देखना बंद कर दिया लोगों ने। आप लोगों के जो जाते हैं उसी को देखते हैं। इसी तरह अखबारों की हालत हो गई है। लोग सब समझ रहे हैं, पर वो तानाशाह को नहीं पता चलता आखिर तक। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये गोदी मीडिया अपनी आंख खोल ले, हो सकता है उसकी आत्मा जाग जाए, और कब वेव वो बदल जाए, तो फिर मोदी जी फिर बच नहीं सकते अगर गोदी मीडिया। मोदी जी तो अभी भी नहीं बच सकते। अगर मोदी मीडिया अपना सर नीचे करके पैर ऊपर कर ले तब भी नहीं बचेंगे। लेकिन वो अगर समय से सुधर जाएं तो उनकी थोड़ी साख रह जाएगी। आपको लगता है मोदी जी के सुधरने की कोई गुंजाइश है? नहीं, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन सर जो मोदी जी को जो बल मिल रहा है गोदी मीडिया का, आपको लगता है कि आज मोदी जी इतने ताकतवर नेता इसीलिए हैं क्योंकि गोदी मीडिया उनके साथ था? ना ना, देखिए मीडिया से कोई नेता ना बनता है ना बिगड़ता है। वो तो गलतफहमी है लोगों को। वो इसलिए ताकतवर हैं कि जो बाकी लोग हैं सामने वाले, वो अपने स्वार्थ में उतनी दूर तक नहीं लड़ रहे हैं जितना लड़ना चाहिए। लेकिन कोई गुंजाइश भी नहीं लगती है कि कोई कुछ बोलेगा, जिससे भी आप बात करो वो कहेगा क्यों फालतू में पंगा मोल लेना है, आप शांति से बैठ जाओ, आराम की जिंदगी जियो, क्यों सरकार से लड़ना। ये जो एक प्रवृत्ति है लोगों में। और ये नीलू जी, ये टाइम्स मेमोरियल से है, आज ही नहीं है। ये लोग आखिरकार हजारों साल इसीलिए गुलाम रहे ना कि इस प्रवृत्ति के लोग थे जो आप बता रही हैं। लेकिन इन्हीं में से खड़े भी हुए, फिर लड़े भी, बदलाव भी किया। तो इसी में से होगा, चिंता ना करें आप। मलिक साहब, अभी राम मंदिर के उद्घाटन में आडवाणी जी को इनवाइट गया था। आडवाणी जी वहाँ पे, उनको इनवाइट गया भी, उनको ये भी बोला गया कि आप मत आइएगा। फिर उसकी एक बड़ी स्टोरी बनी। लेकिन अब भारत रत्न आडवाणी जी को दिया गया है, उसके पीछे की सोच क्या है? उसके पीछे की सोच ये है कि देश के लोग इनको ये दोषी ठहराते हैं, प्रधानमंत्री को, कि इनको आडवाणी जी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए था। उनका क्लेम राष्ट्रपति बनने का था। तो इन्होंने बीच का रास्ता भारत रत्न दे के खारिज कर दिया। मोदी जी ने आडवाणी जी ने बहुत पहले एक बार ये कहा था कि मोदी जी सबसे बड़े इवेंट मैनेजर हैं, और फिर वही आडवाणी जी थे जिन्होंने सेक्युलरिज्म की भी बात की थी, जिन्ना को कहा था कि वो बहुत सेक्युलर लीडर हैं। अगर इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं जो कि मोदी जी शायद सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरीके ये की। भी गलत है लोगों का। आडवाणी जी ने जिन्ना के लिए उनकी मज़ार पे कहा था, और जो कहा था वो सच था। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जिन्ना ने ये कहा था। जिन्ना ने ये बात पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में कही थी। जब देश आज़ाद हो गया था तो जिन्ना ने कहा कि अब हम हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, सब बराबर हैं, सबको सम्मान देंगे। तो ये क्या गलत कहा था इन्होंने? वो तो दैट वाज ऑन रिकॉर्ड। लेकिन मैं आडवाणी जी के ही मसले पर आना चाहती हूँ कि आडवाणी जी को क्या भारत रत्न देकर एक तरीके से मोदी जी ने अपना पीछा छुड़ा लिया? क्योंकि एग्जैक्टली, निपटाया, एक इशू को निपटा दिया। चलो ये छोड़ो। यानी कि भारत रत्न उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दिया है? ना ना, मजबूरी में दिया। क्योंकि चर्चा होती थी कि भाई देखो इन्होंने इसको बनाया, ये कुछ नहीं था। इसको तो हटा रहे थे बॉम्बे सेशन के वक्त जब दंगे हो गए थे, आडवाणी जी ने बचाया था। तो ये चर्चा तो रोज होती थी, पार्टी में भी होती थी। तो उसने सोचा यार ये डालो, खत्म करो। लेकिन आडवाणी जी के मन में आज किस तरीके का भाव होगा? जाहिर सी बात है कि उनको भारत रत्न मिला है, खुश होंगे। उससे खुश हैं, लेकिन इससे भी
इससे नाराज़ हैं कि उनको जो मिलना चाहिए था वो सम्मान इन्होंने नहीं दिया सिवाय पैर छूने के। लेकिन मीडिया की नज़र में तो एक इशू उन्होंने निपटा दिया। एग्जैक्टली। अब लास्ट के बस 2 सवाल आपसे और करूंगी कि एक सर कर दो, 2 की जगह। जी, 2024 की जो लड़ाई है, 2024 की लड़ाई, अब बहुत कम समय बचा है, चुनाव की तारीखें बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगी। लोगों ने आंकड़ा लगाना शुरू कर दिया है कि इस बार कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी। आपके हिसाब से बीजेपी की असली चुनौती किस कोने से आने वाली है? देखिए, चुनाव का कुछ पता नहीं होता, लेकिन असली चुनौती उनको आएगी। दक्षिण में तो वो है ही नहीं, उत्तर भारत से आएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि पूरे दक्षिण में बीजेपी साफ कहीं है? थोड़ा बहुत कहीं है नॉमिनल। उत्तर भारत से आएगी। अगर हम उनको यूपी में रिड्यूस कर देते हैं या टोटल उत्तर भारत और सब मिला के उनको 200 पे कर देंगे तो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा। लेकिन उसकी गुंजाइश आपको लगती है? 100%। नहीं, बट विपक्ष जिस तरीके से तितरा बितरा इस समय दिख रहा है, विपक्ष की ज़रूरत नहीं होती उसमें, तो जनता के एटीट्यूड की होती है। जनता का एटीट्यूड है इस तरह का कि वो उनको निपटाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो ऑलरेडी इंडिकेशंस दे दिए हैं। इस बार की बजट आप देखिए किस कॉन्फिडेंस से निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम तो बाकी चीज़ें लेकर आएंगे जब हम जुलाई में अपना बजट देंगे। तो जिस कॉन्फिडेंस से उनको ये एहसास है कि वो तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं, वो तो खैर किसी के कॉन्फिडेंस को कोई नहीं रोक सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो बनाने वाले। बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन मोदी जी की बनती हुई मुझे नहीं दिख रही एटलीस्ट। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार 2024 में बन सकती है, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो मोदी जी क्या अंदर से आपको कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस समय, या बहुत डरे हुए हैं? डरे हुए ना हो तो ये जो गिरफ्तारियां करा रहे हैं, हमारे जैसे आदमी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं, ये सब डरे हुए आदमी के काम होते हैं। आपको याद होगा, ये पंजाब गए थे तो वहाँ एक किसानों की कोई जुलूस निकल रहा था, तो इनका रास्ता रुक गया आधे घंटे के लिए। तो ये इतना डर गए, इन्होंने एयरपोर्ट पे आके कहा भाई आज तो मैं मरने से बच के आया हूँ। ये डरपोक आदमी भी है, तो डरे हुए कर रहे हैं। और हर तानाशाह डरपोक होता है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी वाकई में एक बहुत ही डरपोक राजा हैं? नहीं, मैं इस तरीके से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन वो डरपोक हैं। राजा तो नहीं है, राजा कहाँ से आ गए। आपको अगर आज मोदी जी से 2 लाइनों में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे उनसे? जी जी। मैं तो यही कहूँगा, साहब समझ जाओ अभी टाइम है। मैं कोई उनका व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ वो ठीक से काम करें, दैट्स ऑल। लेकिन अगर हम ऐसे इनडायरेक्टली उनको बोलेंगे तो शायद उनको समझ में ना आए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बोले मोदी जी से, ताकि जब ये इंटरव्यू लोग देखें तो मोदी जी के कानों में भी वो शब्द पड़े। तो आप उनसे क्या कहेंगे एग्जैक्टली? मैं तो उनसे यही कहूँगा कि व्यक्तिगत दुश्मनी मत करो किसी से। जनता के जो सवाल हैं, असल सवाल हैं, उनको एड्रेस करो और देश को सही रास्ते पे ले जाओ। लेकिन वो एड्रेस कर नहीं पाए हैं ना जनता के नहीं सवाल। करेंगे तो आई विल विश हिम वेल। लेकिन विपक्ष को जो जेल में बार बार डाल रहे हैं अभी, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कभी कुछ नहीं हुआ है। उससे फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा ये चीजें विपक्ष के फेवर में जाएंगी। आप कह रहे हैं ये वो होती हैं जिसको कहते हैं ना, बूमरैंग करती हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यपाल साहब, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।